चलो शुरू करते हैं। आज जो पिछली चर्चा थी उसी को हम आगे बढ़ाते हैं। पीछे हम बात कर रहे थे आप लोगों से रेफ्रिजरेशन के बारे में कि रेफ्रिजरेशन की हिस्ट्री क्या थी और रेफ्रिजरेशन को क्यों यूज़ किया गया, और साथ में ये मैंने बताया था कि रेफ्रिजरेशन के तरीके क्या क्या हैं, टाइप्स किस किस तरीके से रेफ्रिजरेशन किया जाता है। और हमने ये भी बात किया था कि जो रेफ्रिजरेशन होता है वो शुरू में आइस के थ्रू, आइस हार्वेस्टिंग के थ्रू करते थे, फिर धीरे धीरे उसमें एडवांसमेंट हुआ और फिर रेफ्रिजरेटिंग मशीन आई, और फिर उस रेफ्रिजरेटिंग मशीन के हमने जो है पार्ट्स बताए, एलिमेंट्स, रेफ्रिजरेशन सिस्टम के हमने बताए आपको। तो ये सारी चीज़ें आपने देखा कि किस तरीके से ये डेवलपमेंट हुआ, सारी चीज़ें आई। लेकिन देखो हम लोग जो मेजरमेंट करते हैं यहाँ पर, क्योंकि हम जब पढ़ रहे हैं हम एक साइंस पढ़ रहे हैं, साइंस ऑफ कूलिंग है ना, साइंस ऑफ रेफ्रिजरेटिंग। तो उस केस में क्या है कि अब यहाँ पर जो चीज़ देखना है कि हम इसे नापेंगे कैसे, कि कहीं मान लीजिए कि कूलिंग हो रही है तो कूलिंग कितनी हो रही है, तो इसको किस सेंस में नापा जाएगा, कैसे नापा जाएगा। तो ये तो आप लोगों को पता ही हो गया होगा पिछले वाले लेक्चर से कि जो भी कूलिंग होती है वो कहाँ होती है, इवेपोरेटर में होती है। तो इसका मतलब वो स्पेस जहाँ पर कूलिंग हो रही है, जैसे मान लीजिए कि ये स्पेस है जहाँ पर कूलिंग हो रही है, ये इवेपोरेटर कहलाता है, ये इवेपोरेटर कहलाता है। उसके बाद आप लोगों को पता है कि यहाँ पर हम एक कंप्रेसर लगाते हैं। जो कंप्रेसर होता है इसमें जो वर्किंग मीडियम है या रेफ्रिजरेंट है उसको हम हाई प्रेशर और टेम्परेचर पर कंप्रेस करते हैं, और फिर यहाँ पर लगा होता है हीट एक्सचेंजर। ये हीट एक्सचेंजर है ये, जिसमें या इसी को बोलते हैं कंडेंसर, इसी को बोलते हैं कूलर भी कभी कभी कहते हैं। फिर उसके बाद यहाँ पर होती है एक्सपेंशन डिवाइसेस। अगर हम एक्सपेंशन डिवाइसेस के बारे में बात करें तो बहुत सारे एक्सपेंशन डिवाइसेस हैं। कैपिलरी ट्यूब है, एक्सपेंशन वॉल्व्स हैं, एक्सपेंडर है, एयर के केस में एक्सपेंडर लगेगा। अगर मान लीजिए कि रेफ्रिजरेंट यूज़ कर रहे हैं तो उस केस में जैसे वेपर कंप्रेशन साइकिल है तो वहाँ पर यहाँ पर कैपिलरी ट्यूब लग सकती है और वॉल्व लग सकते हैं, ये सारी चीज़ें हैं। तो ये जैसे मान लीजिए ये तो है कंप्रेसर, ये कूलर और ये एक्सपेंडर। बेसिकली जो रेफ्रिजरेशन हो रहा है वो यहाँ हो रहा है, यहाँ पर ही हम देख रहे हैं कि रेफ्रिजरेशन हो रहा है। अब क्वेश्चन ये आता है कि रेफ्रिजरेशन कितना हो रहा है, मेजरमेंट कैसे करें, कैसे पता करें कि कितना रेफ्रिजरेशन होता है। तो देखो रेफ्रिजरेशन जो होता है, हम ये बेसिकली वही साइकिल है जिस तरीके से आपने पहले पढ़ा था। याद करिए कि ये क्या है, ये सिंक है, ये सोर्स है। अगर हम सिंपल थर्मोडायनेमिक्स वाला एक डायग्राम बनाएं और उससे कंपेयर करें तो आप देखिए ये है वही चीज, ये है सिंक, ये है सोर्स और ये है रेफ्रिजरेटर। तो इस पे करके आ रहे हैं, ये वर्क कर रहे हैं। वर्क कौन कर रहा है, कि कंप्रेसर वर्क कर रहा है, कंप्रेसर वर्क कर रहा है, ये कंप्रेसर वर्क कर रहा है और कंप्रेसर वर्क कर रहा है। तो ये जो सिंक का केस है, यहाँ पर सिंक है क्या, सिंक को आप मानिए ये इवेपोरेटर, और यहाँ पर सोर्स क्या है, सोर्स को आप मान लीजिए कि ये कूलर है, हाई टेम्परेचर प्रेशर पर जाएगा तो हीट जो इजेक्ट हो रही है वो यहाँ से हीट इजेक्ट हो रही है इधर, और जा कहाँ पे रही है, सोर्स पे जा रही है। ये अगर मान लीजिए टेम्परेचर T1 है, ये टेम्परेचर T2 है, तो इस केस में क्या हो जाएगा, T1 इज ग्रेटर देन T2, क्योंकि सोर्स का टेम्परेचर सिंक के टेम्परेचर से ज़्यादा होगा। तो अब यहाँ पर आप देख रहे हैं कि जो रेफ्रिजरेशन होगा, रेफ्रिजरेशन अब हम इस चीज़ में बताने जा रहे हैं आपको, जो मेजरमेंट होने जा रहा है यहाँ पर COP। COP का मतलब होता है कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस, कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस। तो कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस के बारे में अगर हम बात करें तो एक्चुअल में क्या होता है, जैसे आपने इंजन के केस में देखा था कि जो वर्क आउटपुट होता है और हीट जो होती है, वर्क आउटपुट और कितनी हीट सप्लाई की गई। तो जब हम वर्क के केस में लेते हैं तो वहाँ पर इफिशियंसी लेते हैं, जब आउटपुट हमको वर्क के केस में मिलता है तो इफिशियंसी में लेते हैं वहाँ पर। लेकिन जब हम
किसी हीटिंग या कूलिंग उसकी परफॉर्मेंस के सेंस में लेंगे तो वहां पर कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस देखा जाता है। तो अब जितनी ज्यादा हीट ये इस यहाँ से इजेक्ट, तो यहाँ पर जो सिंक का काम कर रहा है वो क्या है, लोअर टेम्परेचर, सबसे लोअर टेम्परेचर तो इवेपोरेटर का है। तो यहाँ पर जो जितनी हीट निकल रही है तो मैक्सिमम हीट इजेक्टेड, सीओपी का मतलब क्या हुआ कि रेफ्रिजरेशन इफेक्ट बोलेंगे, इसी को बोलते हैं रेफ्रिजरेशन इफेक्ट। कितनी हीट इजेक्ट हो रही है, कितनी हीट यहाँ से एक्सट्रैक्ट हो रही है, हीट एक्सट्रैक्टिंग फ्रॉम द इवेपोरेटर, या हीट एक्सट्रैक्टिंग फ्रॉम इवेपोरेटर, इवेपोरेटर से कितनी हीट एक्सट्रैक्ट हो रही है, या हीट एक्सट्रैक्टिंग रेट भी बोल सकते हैं यहाँ पर। और इस केस में क्या हो जाएगा, वर्क डन, वर्क डन मतलब यहाँ पर ऐसे आप लिख सकते हैं W, तो वर्क डन बाय कंप्रेसर। कौन वर्क डन कर रहा है, कंप्रेसर वर्क कर रहा है। तो वर्क डन रेट भी यहाँ पर बोल सकते हैं, अगर इसका रेट लेंगे तो इसका रेट लेंगे, बात वही हो जाएगी। तो कुल मिलाकर के ये आया कि रेफ्रिजरेशन इफेक्ट और वर्क डन, वर्क डन यहाँ पर जो है, यहाँ पर हम इनपुट दे रहे हैं, ये इनपुट है, और ये हमको परफॉर्मेंस के रूप में कितना परफॉर्म कर रहा है वो आउटपुट मिल रहा है। यहाँ पर इस तरीके से अगर थोड़ा सा और देखें तो ये इसको C से लिख लेते हैं ना, इसको यहाँ पर C से लिख लेते हैं। तो अब देखिए यहाँ पर अगर थोड़ा सा इसमें हम डायग्राम में सेट करें तो देखिए इनपुट ये आने वाला और ये जाने वाला, कहने मतलब क्या हो गया, Q1 बराबर हो जाएगा WC प्लस Q2, ये Q2 है ये, तो देयरफॉर WC बराबर हो जाएगा Q1 माइनस Q2। तो अब यहाँ से हम COP लिख देते हैं, तो जो COP हो जाएगी वो हो जाएगी रेफ्रिजरेशन इफेक्ट, या इसी को हम बोलेंगे यही बराबर किसके है, Q2 के अपान Q1 माइनस Q2। हम ऐसे बोल सकते हैं Q2 अपान Q1 माइनस Q2। हम ऐसे ये चीज़ हम फिर से लिख दे रहे हैं, Q2 अपान Q1 माइनस Q2। तो ये इस तरीके से आप समझ सकते हैं कि जो रेफ्रिजरेशन इफेक्ट आएगा उसी से हम COP निकालेंगे रेफ्रिजरेटर की। तो रेफ्रिजरेटर के लिए हम यहाँ सिंबल R बना देते हैं। तो ये इस तरीके से COP आती है। COP का जो कॉन्सेप्ट है वो बेसिक कॉन्सेप्ट यही है कि कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस क्या होता है। तो कहने का मतलब हो गया कि रेफ्रिजरेशन इफेक्ट, it is the ratio of refrigeration effect or heat extracted from the evaporator to the work done by the compressor in the same time duration। ये मतलब हो गया इसका ये। तो अब यहाँ पर जो आई बार आपने समझ में, ये तो समझ में आपको आ गया होगा कि जो COP होती है रेफ्रिजरेटर की, वो कैसे हम इसको डिफाइन करते हैं। अच्छा, आपने देखा होगा कि जो इफिशियंसी होती है, इफिशियंसी और COP में अंतर होता है। तो वो इफिशियंसी का जो केस है ना, चलिए पहले आपको इसको तो बता ही दिए, अभी हम इफिशियंसी के बारे में बात करेंगे, इंजन के बारे में बात करते हैं। यही थोड़ा सा पहले हम हीट पंप के बारे में थोड़ा सा डिस्कशन कर लें तो ज़्यादा अच्छा आपको और भी समझ में आ जाएगी बात। तो हीट पंप क्या करता है, वो भी परफॉर्म करता है। वो एक पर्टिकुलर स्पेस में हीटिंग करता है। वो ठंडियों में लगाते हैं और इसको जो है गर्मी में यूज़ करते हैं, आप सभी लोगों को पता है। कभी कभी क्या होता है, बच्चे जो कहते हैं वो हीट पंप और रेफ्रिजरेटर एक होता है, एक, हाँ ठीक है, वर्किंग एक जैसी होती है, लेकिन जो COP होती है उसको डिफाइंड अलग अलग तरीके से होती है दोनों की। कैसे अलग अलग तरीके से डिफाइंड होती है जरा देखिए। अगर हम इसी को हम हीट पंप के बारे में बात करें तो हीट पंप साइकिल इसी तरीके से है। यहाँ पर ये कंप्रेसर यहाँ पर भी लगा होगा, ये सारी चीज़ें होंगी। अब हम हीट पंप के केस में जो COP लेंगे तो अब हमको हीट पंप से क्या करना है, ज़्यादा से ज़्यादा हमको हीट करना है उस स्पेस को जहाँ पर हीटिंग हो रही है। तो हीट तब ज़्यादा होगी जब Q1 की वैल्यू ज़्यादा होगी। तो हम यहाँ पर जो परफॉर्मेंस जज करेंगे, किससे जज करेंगे, Q1 से करेंगे। अपान यहाँ पर इनपुट जो है वो कंप्रेसर वर्क हो जाएगा यहाँ पर। तो जो यहाँ आया वो क्या आ जाएगा, Q1 अपान Q1 माइनस Q2, Q1 अपान Q1 माइनस Q2। ये देख रहे हैं आप, Q1 अपान Q1 माइनस Q2, ये Q2 अपान Q1। यहाँ पर आप ऐसे देखिए, अगर आप इसको देखेंगे तो ये इस तरीके से भी हो जाता है। अगर मान लीजिए Q2 अपान Q1 माइनस Q2 प्लस 1 करिए आप, तो करिए जरा देखिए क्या आता है। ये आ जाता है Q2 अपान Q1 माइनस Q2, सॉरी Q, और ये पूरा हो जाएगा और ये प्लस
Q1 माइनस Q2, तो ये बराबर हो जाता है, ये चीज आ जाती है। अब देख रहे हैं ये कट जाएगा, तो ये Q1 अपान Q1 माइनस Q2। तो इसका मतलब क्या हो गया कि अगर आप इसको जो रेफ्रिजरेशन सिस्टम है उसकी COP से कंपेयर करें तो थोड़ी देर के लिए आप ये जरा समझ जाएंगे यहाँ से कि जो COP ऑफ हीट पंप है वो COP ऑफ हीट पंप ये है, ये COP ऑफ रेफ्रिजरेटर है, ये COP ऑफ रेफ्रिजरेटर कहलाएगा। आप देख ही रहे हैं यहाँ पर COP ऑफ रेफ्रिजरेटर है ये, तो इसका मतलब क्या हो गया, COP ऑफ R प्लस 1, COP ऑफ R प्लस 1, ये चीज आप देख रहे हैं, ये एक फार्मूला यहाँ से बन गया। इसी को हम EPR भी बोलते हैं, इसको बोलते हैं EPR, तो मतलब कहलाता है एनर्जी परफॉर्मेंस रेशियो, ये कहलाता है एनर्जी परफॉर्मेंस रेशियो। तो इसका मतलब हो गया कि जो भी हीट पंप, देखिए जो रेफ्रिजरेटर होता है उसकी कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस कभी 1 से ज़्यादा भी हो सकता, ज़्यादातर 1 से ज़्यादा ही होती है, लेकिन 1 से कम भी हो जाती है, क्योंकि वो सिस्टम पर डिपेंड करता है, सिस्टम में कितने सारे लॉसेज हैं। अगर लॉसेज ज़्यादा है तो ज़्यादातर फिर जो है उस केस में इसकी वैल्यू 1 से कम आएगी। लेकिन आप यहाँ पर देख रहे हैं कि जो COP हीट पंप की है वो हमेशा 1 से ज़्यादा ही होगी। अगर ये पॉइंट में भी है तो वो 1 पॉइंट समथिंग के आसपास आ जाएगी। कहने का मतलब क्या हो गया कि जो COP हीट पंप की होती है वो हमेशा 1 से ज़्यादा होती है। तो COP ऑफ हीट पंप ऑलवेज ग्रेटर देन 1, ये हमेशा, ये ध्यान रखिए, ये हमेशा ये होगा ही होगा। लेकिन जो COP रेफ्रिजरेटर की है वो इस बात पर डिपेंड करेगी कि जो हमारा रेफ्रिजरेशन सिस्टम है वो किस तरह का है। अगर अच्छा रेफ्रिजरेशन सिस्टम है तो COP ज़्यादा होगी, और अच्छा नहीं है तो उस केस में क्या होगी, वो COP जो है वो उस केस में कम हो जाएगी उसके अकॉर्डिंगली। तो अभी तक हमने आपसे जो बात किया वो हमने बात किया जो कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस होती है वो हीट पंप की और रेफ्रिजरेटिंग मशीन या रेफ्रिजरेटर की, किस तरीके से कैसे हम उसको निकालते हैं, उसकी बेसिक डेफिनेशन क्या होती है, और EPR क्या होता है, एनर्जी परफॉर्मेंस रेशियो जिसे कहा जाता है। तो और आपने ये भी सीखा कि जो हीट पंप होता है उसकी जो कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस है वो हमेशा 1 से ज़्यादा होगी ही होगी, और जो रेफ्रिजरेटर है उसकी 1 से कम भी हो सकती है और ज़्यादा भी हो सकती है। आगे बढ़ते हैं, अगर हम इंजन के बारे में भी यही थोड़ा सा देख लें कि इंजन के बारे में थोड़ा सा हम याद दिला दें आपको कि इंजन है क्या। इंजन के बारे में अगर हम बात करें तो देखिए जब भी कभी इंजन के बारे में हम बात करते हैं तो उसमें ये चीज़ आती है कि यहाँ पर हमको वर्क एज आउटपुट मिल रहा है। तो अब यहाँ क्या है कि आप देखिए ये सोर्स है, यहाँ पर सोर्स, ये टेम्परेचर T1 पर था, और उसके बाद में ये है हमारा इंजन, और उसके बाद हम यहाँ पर ले रहे हैं सिंक। अब यहाँ पर क्या हो रहा है कि ये जो इंजन है वो क्या कर रहा है, सोर्स से हायर टेम्परेचर सोर्स से लोअर टेम्परेचर सिंक की तरफ, हायर टेम्परेचर सोर्स से लोअर टेम्परेचर सिंक की तरफ हीट को ये फ्लो, हीट तो फ्लो होगी ही होगी, और उस केस में क्या होगा कि यहाँ पर इंजन वर्क करेगा, इंजन वर्क करेगा। तो यहाँ पर जो है ये सोर्स से हीट ले रहा है, वर्क कर रहा है, और बची हुई हीट जो होगी एनर्जी वो सिंक में चली जा रही है। तो यहाँ हमको जो आउटपुट मिल रहा है वो इस फॉर्म में, यहाँ पर वर्क के फॉर्म में मिल रहा है। तो वर्क के फॉर्म में मिल रहा है तो यहाँ पर इफिशियंसी हो जाएगी, यहाँ हो जाएगी इफिशियंसी ऑफ इंजन। तो इफिशियंसी ऑफ इंजन के बारे में हम बात करें तो इफिशियंसी ऑफ इंजन हो जाएगा वर्क डन बाय द इंजन इन द सेम साइकिल टू दी हीट एनर्जी सप्लाइड, या एनर्जी जो भी इंजन यहाँ से ले रहा है सोर्स से वो उस साइकिल में। तो ये Q1 की वैल्यू आ जाएगी। अगर यहाँ पर हम देखें तो ये इनपुट, ये जाने वाली, ये आने वाली एनर्जी, तो ये क्या हो जाएगा, Q1 बराबर हो जाएगा Q2 प्लस WE, तो WE बराबर हो जाएगा Q1 माइनस Q2। तो यहाँ से हम इंजन की जो इफिशियंसी है वो हम ऐसे भी लिख सकते हैं Q1 माइनस Q2 अपान Q1, या 1 माइनस Q2 बाई Q1, ऐसे भी आप लिख सकते हैं। तो अगर यही कार्नोट होगी, आपने पढ़ा भी होगा छोटी क्लासेस में इंटरमीडिएट में, कि अगर ये कार्नोट होती है तो Q1 अपान Q2 अपान Q1 को हम T2 अपान T1 भी लिख सकते हैं। तो एनर्जी तो ये हो गई। आपने देखा ये चीज़ जो आई, थोड़ा सा यहाँ से आप गौर करिए, इस जगह से, अगर इस जगह से गौर करें, अगर हम CO इसको हम लिख सकते हैं, अगर हम इसको चाहें
तो ऐसे भी लिख सकते हैं कि COP ऑफ इंजन, आप कह सकते हैं इसको भी COP ऑफ इंजन कह सकते हैं, एफिशिएंसी ऑफ इंजन COP ऑफ इंजन। अगर हम COP ऑफ रेफ्रिजरेटर से हम इसको थोड़ा सा कंपेयर करें तो ये हो जाता है Q2/W। तो ये W यहाँ पर ये वर्क क्या हो जाता है, वो जस्ट इसका रिवर्स है ये, तो WC हो जाता है। तो कहने मतलब ये जो इफिशियंसी का टर्म है, द टर्म इफिशियंसी इज रेसिप्रोकल टू द COP ऑफ रेफ्रिजरेटर, कह सकते हैं इसको। कहने मतलब ये रेफ्रिजरेटर की जो COP है उसका ये तो COP तो टर्म इफिशियंसी किसकी, इंजन की जो इफिशियंसी है वो जो COP रेफ्रिजरेटर की है उसका ये हम इनवर्स भी बोल सकते हैं, इसको ऐसा कह सकते हैं। लेकिन इसको आप ये ऐसे समझ के रखिए कि अगर COP के टर्म में बताना चाहे तो COP ऑफ इंजन, लेकिन जो टर्म होता है वो मेन टर्म यही होता है इफिशियंसी ऑफ इंजन बोल सकते हैं इसे। तो यहाँ तक आपको समझ में आई बात कि हम इसको कैसे कैसे लिख सकते हैं। तो यहाँ पर आया ये कि इफिशियंसी ऑफ इंजन इज इक्वल टू 1 माइनस Q2/Q1 और COP ऑफ रेफ्रिजरेटर इज इक्वल टू Q2/Q1 माइनस Q2, COP ऑफ हीट पंप इज इक्वल टू Q1/Q1 माइनस Q2। तो ये सारी चीज़ें आपने देखा, ये आपके पास हीट पंप, रेफ्रिजरेटर और इंजन, इस तरीके से आप डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं तीनों को और सब चीज़ें अलग अलग आप बता पाएंगे। तो यहाँ तक आपको बात समझ में आ गई होगी कि जो रेफ्रिजरेशन। अब एक और भी टर्म इसमें आता है, एक आता है रिलेटिव COP। काफ़ी कुछ न्यूमेरिकल्स में इसको निकलवाते हैं। रिलेटिव COP क्या होती है? रिलेटिव COP, ये रिलेटिव COP जो होती है रिलेटिव टर्म है। रिलेटिव टर्म का मतलब क्या हो गया कि जो एक्चुअल COP और थ्योरेटिकल COP, तो इसका मतलब क्या हो गया, इट इज द रेशियो ऑफ एक्चुअल COP टू द थ्योरेटिकल COP। तो रेशियो ऑफ, ये क्या हो जाएगा, रेशियो ऑफ एक्चुअल COP टू द थ्योरेटिकल COP। तो इसका मतलब हो गया, रेशियो का टर्म निकालें तो COP एक्चुअल अपॉन COP थ्योरेटिकल। तो इस तरीके से ये कहलाएगी रिलेटिव COP। ये एक फॉर्मूला है, ये भी याद रखिएगा, ये कई न्यूमेरिकल में कई जगहों पर यूज करेंगे इसे। तो हमारे ख्याल से एक तीसरी बात आपको समझ में आ गई होगी। कुछ डिस्कशन हम करने जा रहे हैं यूनिट ऑफ रेफ्रिजरेशन की। तो यूनिट ऑफ रेफ्रिजरेशन का डिस्कशन जो है आप देखिए, यूनिट ऑफ रेफ्रिजरेशन, यूनिट ऑफ रेफ्रिजरेशन अभी तक आपने ये सीखा कि हम COP निकालते हैं। यूनिट ऑफ रेफ्रिजरेशन आप लोगों ने सुना भी होगा, जब आप AC खरीदने जाते हैं कितने टन का AC है। तो शुरू में तो जो इसके बारे में नहीं जानता सोचता है कि वो उसके वजन से रिलेटेड कोई बातचीत की जा रही है, कितने टन का है, उसमें कितने किलोग्राम इंक्लूडेड होंगे, वो सारी बातें हैं कि 1.5 टन का है या 2 टन का है। तो वो सोचते होंगे कि भार से नहीं, ऐसा नहीं है। वहाँ पर क्या है कि टन ऑफ रेफ्रिजरेशन के बारे में बात की जाती है। तो जो ये यूनिट ऑफ रेफ्रिजरेशन होता है उसको जो है वो एक्चुअल में हम, ये प्रैक्टिकल यूनिट है, कॉमर्शियल यूनिट है। प्रैक्टिकल और कॉमर्शियल यूनिट, जो प्रैक्टिकल या कॉमर्शियल यूनिट होती है वो टन ऑफ रेफ्रिजरेशन होती है। टन ऑफ रेफ्रिजरेशन क्या है? टन ऑफ रेफ्रिजरेशन, इसको हम TR से, अब टन ऑफ रेफ्रिजरेशन, टन ऑफ रेफ्रिजरेशन का मतलब क्या है समझिए आप। ऐसा क्यों कहा गया कि टन का यूज ये कहाँ पर है? तो देखो, मान लो कि एक चैम्बर है, इस चैम्बर में
आइस रखी हुई है, 1 टन की आइस रखी हुई है। मान लीजिए कि ये 1 टन का ब्लॉक है ये, और ये 1 टन का ब्लॉक रखा हुआ है आइस का। तो क्या है कि ये 1 टन की आइस है, मान लीजिए कि 1 टन की ये आइस है। ये अब इस तरीके से ये चैम्बर के अंदर रखी हुई है। इस चैम्बर में लगातार क्या हो रही है, हीट यहाँ से ये चैम्बर हीट एब्जॉर्ब कर रहा है अंदर की तरफ, और जब हीट एब्जॉर्ब करेगा तो ये हीट इसके अंदर मतलब आ रही है इस चैम्बर के अंदर। तो और ये चैम्बर क्या, इसका टेम्परेचर कितना है, 0 डिग्री सेल्सियस है। आइस इसमें रखी हुई थी, जहाँ का टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस था, इसमें लगातार हीट जो है आ रही है, और ये जो हीट है वो हीट ये आइस एब्जॉर्ब कर रही है। आइस एब्जॉर्ब इसलिए कर रही है क्योंकि इस अंदर का जो केबिन है, जैसे मान लीजिए कमरा ही है, तो इस कमरे का जो टेम्परेचर, तो टेम्परेचर यहाँ का जो मेंटेन रखना है वो 0 डिग्री सेल्सियस मेंटेन रखना है। ये कांस्टेंट टेम्परेचर होना चाहिए इसका। तो कांस्टेंट टेम्परेचर, और चूंकि हीट इसके अंदर आ रही है, अगर ये बर्फ ना हो, यहाँ पर आइस ना हो, तो लगातार अंदर का टेम्परेचर क्या होगा, बढ़ना शुरू हो जाएगा। तो अंदर का जो टेम्परेचर है वो कांस्टेंट रखने के लिए इसके अंदर बर्फ रख दी गई है। तो बर्फ क्या कर रही है, जो बाहर से हीट आ रही है उसको एब्जॉर्ब कर ले रही है, एब्जॉर्ब कर रही है, और लगातार क्या हो रही है, मेल्ट होना शुरू हो जा रही है, मेल्टिंग इसकी स्टार्ट हो जा रही है, पिघलना शुरू हो जा रही है। और अगर ये अब क्या होगा कि भाई ज़्यादा अगर यहाँ पर हीट आ गई तो बर्फ बहुत तेजी से पिघल जाएगी, कम हीट आई तो बर्फ धीरे धीरे पिघलेगी। टेम्परेचर यहाँ पर 0 डिग्री सेल्सियस मेंटेन रखना है, ये ध्यान रखिए यूनिफॉर्म टेम्परेचर पर। तो कहने मतलब अब अगर ये यूनिफॉर्म मेल्टिंग हो, पहले क्या हो गया, यूनिफॉर्म मेल्टिंग ऑफ आइस कहते हैं 1 टन आइस एट 0 डिग्री सेल्सियस। अगर ऐसा हो रहा है और इसका टेम्परेचर केबिन का ये जो है ये 0 डिग्री सेल्सियस मेंटेन है, यूनिफॉर्म मेल्टिंग है, लेकिन यूनिफॉर्म मेल्टिंग ये कह रहा है आइस एट 0 डिग्री सेल्सियस इन 24 आवर्स। अगर 24 आवर्स में ये पूरी बर्फ, मान लीजिए 1 टन की बर्फ जो है ये पिघल गई, अंदर का टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस मेंटेन करने के लिए, क्योंकि जो हीट आ रही थी उसको ये एब्जॉर्ब करती जा रही थी, और अंदर का जो टेम्परेचर था वो कांस्टेंट टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस बना हुआ था। 1 टन ऑफ आइस, तो ये यहाँ पर क्या हो गया, देखिए यहाँ पर कूलिंग रेट आया, एक हीट एब्जॉर्ब हो रही है, और 24 आवर्स में जो 1 टन की आइस पूरी क्या हो गई, 24 आवर्स में पिघल गई। तो ये हीट एब्जॉर्बिंग रेट है, ये 1 टन ऑफ रेफ्रिजरेशन क्या है, ये हीट एब्जॉर्बिंग या रेफ्रिजरेशन, ये रेफ्रिजरेशन रेट भी कह सकते हैं इसको। ये एक तरीके से हीट कितना हीट एब्जॉर्बिंग रेट हम आइस का बोलेंगे, या कितना बोलेंगे कि रेफ्रिजरेटिंग इफेक्ट ये पर आवर या पर सेकंड प्रोड्यूस कर रहा। कैसे करता है, थोड़ा सा देखिए, ऐसे होगा। अगर हम थोड़ी देर के लिए आइस के बारे में बात करें, तो आइस की जो लेटेंट हीट होती है, लेटेंट हीट कितनी होती है, 335 किलो जूल पर केजी। ये 335 किलो जूल। तो अब यहाँ पर क्या हो रहा है, यूनिफॉर्म मेल्टिंग है आइस की, तो यूनिफॉर्म मेल्टिंग ऑफ 1 टन ऑफ आइस। 1 टन ऑफ आइस का मतलब क्या हो गया कि कितनी हीट यहाँ से इसमें जो है, अगर 1 टन हीट पिघल गई तो 1 टन हीट में जो है कितनी हीट, क्योंकि यहाँ पर क्या हो रहा है, जो हीट जा रही है और ये हीट एब्जॉर्ब कर रहा है, तो हम केवल फेज चेंज हो रहा है, टेम्परेचर बिल्कुल नहीं चेंज हो रहा, देख लीजिए। तो फेज चेंज जहाँ पर होगा वहाँ पर क्या हो जाता है, वहाँ पर हो जाता है लेटेंट हीट का कॉन्सेप्ट। तो अब यहाँ पर Q इज इक्वल टू होता है M इंटू एल। आइस कितनी थी, 1 टन की थी, 1000 kg हो गया यहाँ पर, और L की जो वैल्यू थी 335 किलो जूल पर केजी, और यहाँ पर इन 24 आवर्स में ये हो जाएगा। तो कहने का मतलब क्या, 24 घंटे में ये इतना इस तरीके से आया, ये ऐसे लिख सकते हैं। तो ये 24 घंटे में आया, तो इसका मतलब क्या हो गया, पहले इसको सॉल्व कर लो। चलो 335,000 ये आ गया, इतने किलो जूल हीट क्या हुई, ये टोटल इतने किलो जूल हीट एब्जॉर्ब हुई इन 24 आवर। तो यहाँ पर अगर हम लिखेंगे 1 टन ऑफ रेफ्रिजरेशन, तो मतलब क्या हो गया कि
Q अपान 24R। ये क्या हो जाएगा? Q की वैल्यू 335000 अपान 24R को हम अगर मिनट में बदले तो ये आ जाता है। जरा इसको सॉल्व करिए, जरा देखिए कितना आता है। आप लोग अपने अपने कैलकुलेटर पे सॉल्व करिए इसी बार, जरा बताइए कितना। तो यहाँ पर क्या आया? आप लोगों ने कैलकुलेट किया होगा, कितना आया? आता है 232.6 किलो जूल पर मिनट। आप देखेंगे, लेकिन न्यूमेरिकल के पॉइंट ऑफ व्यू से इसको थोड़ा सा राउंड ऑफ करते हैं, 210 किलो जूल पर मिनट हम लेकर के चलते हैं। ये न्यूमेरिकल के पॉइंट ऑफ व्यू से हमने बताया आपको कि न्यूमेरिकल के, अगर कभी आपको न्यूमेरिकल लगाना हो तो न्यूमेरिकल के पॉइंट ऑफ व्यू से हम इसको इस तरीके से भी कर सकते हैं। अगर हम इसको पर सेकंड में लेंगे तो ये 3.5 किलो जूल पर सेकंड या किलोवाट, 3.5 किलोवाट भी हम ले लेते हैं। ये ध्यान रखिएगा, ये याद रखिएगा। अगर मान लीजिए कि क्वेश्चन में दिया हो तो अच्छी बात है, नहीं दिया होगा तो ये आपको याद रहना चाहिए। आप डायरेक्ट इसको यूज करके अपने क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। कहने मतलब सिर्फ इतनी बात आई कि जो ये टर्न ऑफ रेफ्रिजरेशन है, ये रेफ्रिजरेशन इफेक्ट है, उसका रेट बता रहा है कि कितनी तेज फास्ट कूलिंग। अब इसका मतलब क्या हो गया कि अगर मान लीजिए कि 2 टन ऑफ रेफ्रिजरेशन है, अगर मान लीजिए तो 1 टन ऑफ रेफ्रिजरेशन में इतने किलो जूल हीट पर मिनट क्या हो रही है, वो एब्जॉर्ब हो रही है आइस के द्वारा ठंडा करने के लिए। तो इसका मतलब क्या है? कूलिंग रेट ये है उसका। अगर मान लीजिए 2 टन ऑफ रेफ्रिजरेशन, जैसे इसका डबल कर दीजिए आप, 420 हो जाएगा किलो जूल पर मिनट। इसका मतलब 1 मिनट में इतने किलो जूल रेफ्रिजरेशन हीट एब्जॉर्ब हो रही है, इतना रेफ्रिजरेशन प्रोड्यूस हो रहा है। 3 टन करोगे तो 3 टन, इसका जस्ट 3 टाइम्स हो जाएगा, इतना उतने टाइम्स रेफ्रिजरेशन प्रोड्यूस हो गया। तो वो क्या हो गया कि जो हीट एब्जॉर्बिंग रेट है या रेफ्रिजरेशन इफेक्ट का जो रेट है, वो ये बताया जा रहा है टर्न ऑफ रेफ्रिजरेशन से कि कितनी तेजी से। अगर मान लीजिए कह रहे हैं कि अगर आपके घर में जो 3 टन का एसी लगा हुआ है एक छोटे कमरे में, तो वो बहुत तेजी से ठंडा करेगा, क्योंकि उसका जो हीट एब्जॉर्बिंग कैपेसिटी है वो बहुत तेज है, क्योंकि वहाँ पर कूलिंग कैपेसिटी बढ़ जाएगी, बहुत जल्दी कमरा ठंडा होगा। अगर वहीं पर टर्न ऑफ रेफ्रिजरेशन कम होगा तो कमरा थोड़ा देर में ठंडा होगा। समझ में आया इतनी बात? आज यहीं तक रखते हैं। थैंक यू।